बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 6 के टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मौजूद हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर हमारे साथ मौजूद है जनाब। अब हम एक एक करके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आंसर की नतीजा मैं आपके सामने लिख चुका हूं ऑलरेडी। अब हम एक एमसीक्यूज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 रिएक्शन आपकी किताब में क्वेश्चन पेपर में मेंशन किए गए हैं, उसमें से देखना ये है कि उनमें से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद ऑक्सीजन। अमोनिया को बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाए तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है और रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। सिमिलरली हाइड्रोजन को अगर N2O4 से रिएक्ट कराया जाए तो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल किया गया और इक्वेशन भी प्रिंट की गई है। आप देख सकते हैं कि जो पहला रिएक्शन है जिसमें अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीजन की रिडक्शन चल रही है और अमोनिया की ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हाइड्रोजन जब N2O4 के साथ रिएक्ट करेगा तो N2 बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो यहां पर ये वाली नाइट्रोजन बेटा ऑक्सीडाइज हो रही है और ये वाली नाइट्रोजन रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जबकि हम जानते हैं कि मीथेन और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन नहीं होता। देयरफॉर द आंसर इज डेल्टा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना बेटा? डेल्टा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following the central atom has the same oxidation number as that of the sulfur in Na2S2O3। तो बेटा Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? ये देखें, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की बात पूछी जा रही है। तो सोडियम का +1 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम 2 है। 2x हमने सल्फर के लिए लिख दिया क्योंकि सल्फर के भी एटम 2 हैं। 3 × -2 ऑक्सीजन के लिए इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब जब हमने इसको x के लिए सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? +2, यानी इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। जबकि मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन की +1 मल्टीप्लाई बाय 4 +4 हाइड्रोजन की, तो कार्बन की कितनी बच्चों बनी? -4। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन की -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो कार्बन की बनी +4। हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन की +4, नाइट्रोजन की कितनी बनेगी बेटा? 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, लेकिन चूंकि इसकी +4 है तो इसकी -2 आएगी। और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +5 आ जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी ऊपर वाले की और नीचे वाले की। अब आपको नजर आ रहा है कि कोई भी आंसर ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि की में अपलोड कर दिया गया है चार्ली, इसलिए मैंने चार्ली लिखकर उसको क्रॉस कर दिया कि ये जवाब गलत है। ठीक है, यानी जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें कोई भी जवाब सही नहीं है। ठीक है, यानी सवाल थोड़ा सा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमेशा वही रिएक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रेजोल्यूशन से जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो देखें, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करें अल्फा में तो बड़े आराम से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं जा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन किया जा सकता है क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बने या सल्फर ट्राइऑक्साइड बने, वो भी एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। सिमिलरली ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव यू NO प्लस 6H2O, ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये रिएक्शन जो अब आपके सामने प्रिंटेड है क्वेश्चन नंबर 3 में, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट से। ये एक बेस है, ये एक एसिड है, ये एक साल्ट है, यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें किसी किस्म की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो जब तक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन ना हो तो वो रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट की लेफ्ट पर है वही ऑक्सीजन स्टेट उसी एलिमेंट की राइट साइड पर मौजूद है। देयरफॉर
क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर निकला 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इट इज इक्वल टू 0। बेटा ये आईयूपैक रूल्स के मुताबिक, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में आप पढ़ चुके हैं। पहला ही रूल यही लिखा हुआ है कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में मौजूद होगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रोमीन मौजूद है, तो ये ब्रोमीन फ्री स्टेट में मौजूद है, इसलिए इसके ऊपर 0 लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखें कैल्शियम ऑक्साइड ये कंबाइंड स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइंड स्टेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ये कंबाइंड स्टेट है, सिमिलरली बहुत सारी और कंबाइंड स्टेट है। लेकिन वैसे तो ये देखिए ये अमोनिया और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ये भी फ्री स्टेट है। अमोनिया कंबाइंड स्टेट है लेकिन ऑक्सीजन फ्री स्टेट है। ठीक हो गया, तो जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में मौजूद होगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी बेटा 0। ये रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में पहला रूल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देयरफॉर बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। It may be spontaneous, it may also not be spontaneous, it may also be non-spontaneous, वो एक अलग डिस्कशन। लेकिन what is a disproportionation reaction? एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो, रिडक्शन भी कर रहा हो, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ब्रोमाइड NaBrO3 और वाटर बना रहा है। ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर 0 है, इस फार्मूले में -1 है, यानी रिडक्शन हो रही। यहां पर 0 है और यहां से जाते हुए NaBrO3 में इसकी +5, यानी इस रिएक्शन में ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन ही रिड्यूस हो रहा है, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको देखिए, हाइड्राजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट है -2, ये कैलकुलेट किया हमने। N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी बेटा, ये आएगी +4, लेकिन यहां पर 0 है। अब नाइट्रोजन ही यहां से यहां तक रिड्यूस हो रहा है और यहां से यहां तक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो नाइट्रोजन ही रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये वाला रिएक्शन दरमियान में लिखा हुआ है, इट इज आल्सो ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और हमारी बुक 2 में तो केमिकल रिएक्शंस आपको पता है बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, और इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में तो ढेरों ढेर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मौजूद हैं। वन ऑफ देम इज द केली-ज़ारोस रिएक्शन आल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या निकला बेटा, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 5 चार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग इफ प्रेजेंट इन द सेम कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई द आयन दैट विल बी डिस्चार्ज्ड एट द अर्लीएस्ट। आप जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ये 2 पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला करना होता है कि कौन सा कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा। इसलिए उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक क्राइटेरिया विड्रॉ कर लिया, यानी उसने कहा सारे आयन सेम कंसंट्रेशन में और तीनों एक ही कंटेनर में मौजूद हैं, तो जाहिर बात है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। तो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल द अर्लियर इट गेट्स रिड्यूस्ड। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 प्रिंटेड है, तो इसलिए वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है, यानी कॉपर से कम है, उसकी बारी बाद में आएगी। जबकि जिंक की जो टर्म है वो सबसे एंड पर आएगी, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर दिए गए तीनों आयन्स में सबसे कम है, यानी -0.76। ओके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर निकला बेटा चार्ली, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने का। बेटा ये एमसीक्यू था ना जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है या कंपेयर करनी है, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रॉम दिस यूनिट। आप जानते हैं कि 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, लेकिन एक ये समझ लेंगे ये मस्ट है और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो KClO3 ट्वाइस में से अगर आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका तरीका बड़ा आसान होता है, जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दें। यानी क्लोरीन कैल्शियम सबसे पहले तो +2 प्लस उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो गई, ब्रैकेट लिख दें, फिर क्लोरीन का X लिख दें, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है। 3 × -2 फॉर ऑक्सीजन
ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 बाहर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब ये 2 उधर चला गया बेटा, माइनस हो गया, और 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 आ गया, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 12 इज इक्वल टू -2। अब इस -12 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। इस 2 को जाके डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 5 आ जाएगा। यानी कैल्शियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +5। और इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप इनका नाम याद कर लें जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री में मौजूद हैं, KClO4 पोटेशियम परक्लोरेट, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO2 पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और KClO पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। तो परक्लोरेट आयन +7 ऑक्सीजन स्टेट, क्लोरेट आयन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइड आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड हाइपोक्लोराइड आयन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तरतीब से मौजूद है। सारे 10 क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर क्या है? आंसर है डेल्टा +5। क्वेश्चन नंबर 8, इन द रिएक्शन ऑफ 2CrCl3, ये रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, प्लस इसको पुकारा जाएगा, वैसे तो मर्क्यूरी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी देखनी है तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज मर्क्यूरस। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड reacts with mercurous chloride, chromium dichloride is produced and mercuric chloride is produced। ये मर्क्यूरिक है, ये मर्क्यूरस है और वो मर्क्यूरिक है। तो आपको नजर आ रहा है कि मर्क्यूरस से मर्क्यूरिक तक ऑक्सीडेशन हो रही है और क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 तक रिडक्शन हो रही है। देयरफॉर Hg +1 इज ऑक्सीडाइज्ड। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बना बच्चा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बना? डेल्टा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर हम प्रोसीड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है ऑल द फॉलोइंग आर रेडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट वन आइडेंटिफाइड एट। यानी 4 रिएक्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 रेडॉक्स रिएक्शन है, 1 रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। वो कौन सा है? तो आप देखें बोर्ड पर सबसे ऊपर आपको नजर आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड +2HCl गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, और प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर बन रहे हैं, यानी इट इज एन एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यही है वो रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव द आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है when a piece of copper wire is dipped in silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है और उसमें हम कॉपर वायर का एक पीस फेंक देते हैं या उसको स्टर करते हैं या जैसा भी है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, वो कहता है थोड़ी देर में सॉल्यूशन में वो कलर्ड हो जाता है, ब्लू हो जाता है। व्हाट हैपेंस एंड व्हाई हैपन? दिस हैपेंस कि कॉपर सॉलिड react with silver nitrate to give you copper nitrate and silver solid। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और सिल्वर आयंस का ज्यादा है। तो जो पानी में सिल्वर आयंस मौजूद हैं वो कॉपर मेटल से स्ट्राइक करते हैं, आस्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स रिड्यूस्ड, कुछ उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि हर वो कॉपर एटम जो सिल्वर आयंस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है वो सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाता है और सॉल्यूशन में कॉपर आयंस आना शुरू होते हैं। ये लेकिन कॉपर नाइट्रेट एक्वस बनता हुआ नजर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल आयंस बाय द अदर मेटल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा हम लोग एप्लीकेशन उसकी पढ़ चुके हैं, उसमें ये एक एप्लीकेशन मौजूद है कि वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई अबव मौजूद हैं, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो अपने से नीचे वाली मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनको उनके आयंस की सूरत में डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि नजर आ रहा है कि सिल्वर आयन की शक्ल में मौजूद था, उसको डिस्प्लेस करके सिल्वर मेटल बना दिया और खुद उसकी जगह पर एंटर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा हमारे पास आंसर क्या आया? आंसर इज अल्फा, यानी देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर +2। ये देखिए कॉपर 0 है और यहां पर कॉपर +2 बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर +2 ही ब्लू कलर का होता है एक्वस मीडियम। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following reaction would be expected to take place order of the reduction potentials are। बच्चे अगर ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ना दिए जाएं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है।
यानी जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जो कि अक्सर का आता भी है, तो रिडक्शन पोटेंशियल साथ प्रिंट किए जाते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो बाद में रिड्यूस होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यहां पर दर हकीकत फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन के हवाले से आपको सवाल पूछा जा रहा है, यानी 4 रिएक्शन दिए गए, उनमें से देखना है कि कौन सा फिजिबल है। तो पहला रिएक्शन कॉपर पॉजिटिव 2 प्लस मैग्नीशियम गिव्स यू कॉपर एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव 2। तो बेटा कॉपर पॉजिटिव 2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 का कम है, तो ये रिएक्शन जरूर होगा, यानी अल्फा हमारा आंसर है। बीटा आयरन पॉजिटिव 2 प्लस कॉपर गिव यू आयरन एंड कॉपर पॉजिटिव 2। तो जाहिर बात है आयरन पॉजिटिव 2 का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर पॉजिटिव 2 से कम है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो रिएक्शन कौन सा फिजिबल होता है, ये बात आपको पढ़ाई जा चुकी है ऑलरेडी। रिएक्शन बच्चों वो फिजिबल होता है जिसमें जो रिड्यूस हो रहा है उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर आया अल्फा। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड। तो बेटा पहले में लिखा हुआ है अमोनिया NO गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अमोनिया जब NO गैस में कन्वर्ट होगा तो ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट में मौजूद है और NO में नाइट्रोजन +2 ऑक्सीजन स्टेट में मौजूद है। बीटा अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आयन। तो बेटा अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -3, जबकि नाइट्रेट आयंस में +5, ये भी ऑक्सीडेशन है। नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, लेकिन अमोनिया में ऑक्सीजन स्टेट -3 है। इसका मतलब है ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। और आखिर में नाइट्राइड आयन जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -3 है टू नाइट्रोजन जो कि 0 में। जाहिर बात है कि हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, चार्ली, क्योंकि अकेला ये वाला रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन रिड्यूस होता नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 ये याददाश्त की बुनियाद पर है, यानी क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा भी है। मर्करी सेल वो कहते हैं किसके लिए यूज हो रहा है। तो बेटा मर्करी सेल असल में कैस्टनर कैलनर सेल का नाम है, और ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस की जो एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाली, उसमें से दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है। कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां लिखा हुआ है बेटा, डेल्टा में। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकला, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय, कैसे हासिल की जाती हैं, एक्सट्रैक्ट कहां से की जाती हैं। वो कहता है जी कि इट इज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन हेलाइड्स। आमतौर पर क्लोराइड्स होते हैं, सम टाइम हेलाइड्स भी हो सकते हैं दूसरे। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन हेलाइड्स। ये कहां से पूछा गया, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इन द गैल्वेनिक सेल। आप जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। ये देखें बच्चों, हमारे पास यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक सॉलिड जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, यानी सॉल्यूशन में जिंक पॉजिटिव 2 आयंस बनते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन अगर हम कुछ ना करें तो इट बिकम्स नेट पॉजिटिवली चार्ज। जबकि रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर आयंस उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड है रिडक्शन हाफ सेल वाला, उसका जो सॉल्यूशन है इट बिकम्स नेट नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि सल्फेट आयन तो वहीं का वहीं, जबकि कॉपर आयन खत्म होते चले जा रहे हैं। तो कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता चला जा रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता चला जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दोनों को न्यूट्रल रखा जाए। ये काम साल्ट ब्रिज करता है बाय अलाउइंग द माइग्रेशन ऑफ द सल्फेट आयंस फ्रॉम द रिडक्शन हाफ सेल इनटू द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है। बाकी साल्ट ब्रिज भी यही काम करते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला बेटा, बीटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इज +0.34 वोल्ट,
द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर विल बी, बहुत आसान है बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0.00 है, इसलिए अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट आ जाता है, जैसे कि कॉपर का आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लिखा जाएगा, यानी जस्ट चेंज द साइन, और कुछ भी नहीं करना। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है माइनस 0.44 वोल्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस 0.44 वोल्ट। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस 0.34 वोल्ट। अब आप यहाँ पर एक बात और गौर से देखें कि जब रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा जाता है तो मेटल्स को आयंस की शक्ल में लिखा जाता है, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की शक्ल में इन्हीं मेटल्स को मेटल्स की शक्ल में लिखा जा रहा होता है, जैसे कि आपके सामने। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास क्या निकला, माइनस 0.34 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, फिर 0.00 वोल्ट, और ये आर्बिट्रेरीली असाइन किया गया, यानी ये हमने एज्यूम किया कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, और फिर बाकियों को सबको हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18, E0 सेल यानी सेल पोटेंशियल ऑफ ए वोल्टाइक सेल डिपेंड्स अपॉन, बेटा बुक की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि ना सिर्फ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि E0 सेल किसके बराबर होता है, E0 रिड्यूस्ड प्लस E0 ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, यानी उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पर डिपेंड कर रहा होता है, बल्कि ये उनकी कंसंट्रेशंस पर डिपेंड कर रहा होता है, और वो कहते हैं टेंपरेचर पर भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज करने से माइग्रेशन ऑफ द आयंस इजी हो जाती है, इसलिए E0 सेल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सिमिलरली ये नहीं है कि बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है कि जी टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो E0 सेल एब्सोल्युटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा एक्सपोनेंशियल सा रिलेशन है, लेकिन इंक्रीज बार जरूर होता है, कंसंट्रेशन से भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ W 1.67, X 1.34, Y 0.34 and Z minus 0.76. Identify the strongest oxidizing agent. तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आप लोगों को अच्छी तरह आती भी है और बहुत सारे बच्चों को तो याद भी है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है उसको लर्न बाय हार्ट करने की, उसको बस ऐसे ही याद रखें, ऑर्डर याद रखना जरूरी है। टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल्स बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी साथ साथ बढ़ रही है, यानी जो टॉप पर मौजूद हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो बिल्कुल बॉटम पर मौजूद हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसलिए W यहां जो लिखा हुआ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए W जो है ना वो सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या निकला बेटा, अल्फा, और रीजन मैंने बयान भी किए और ये लिखी भी हुई है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, a reaction will be spontaneous if its calculated EMF is, आंसर इज अल्फा पॉजिटिव। तो बेटा अगर किसी सेल की EMF पॉजिटिव आती है तब वो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियसली फिजिबल होगा, यानी ये एक कंडीशन है फॉर ए सेल टू वर्क। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या निकला बेटा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो बच्चों आपके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की मैंने प्रोडक्ट लिखी है कि वाटर को अगर इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होगी और एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस हासिल होगी। अब देखिए नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं एक्वस NaCl, इसमें क्लोराइड आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे देखें
जिंक सल्फेट एक्वस जब आयोनाइज हो रहा है तो जिंक आयन्स और सल्फेट आयन्स पैदा कर रहा है। तो जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन पहले रिड्यूस होंगे, और जब जिंक सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड से। सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड से कम है, इसलिए एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस हासिल होगी। वाटर में भी ऐसे ही हो रहा है, जिंक सल्फेट में भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जब आप सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो क्लोराइड हाइड्रोक्साइड से जल्दी यानी पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें वहां क्लोरीन गैस हासिल होनी शुरू हो जाती है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 21 पे हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? द आंसर इज चार्ली एक्वस जिंक सल्फेट। सर बीटा कॉपर सल्फेट को क्या? बेटा कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन्स हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कैथोड पर हमें कॉपर मेटल मिलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। एक्वस पोटेशियम क्लोराइड वाला हाल भी सोडियम क्लोराइड वाला, यानी सेम रिजल्ट है। देयरफॉर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 21 चार्ली। 22nd ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का है, Na2S4O6 है, और इसमें ऑक्सीजन स्टेट अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो सोडियम 2 × +1 4x + 6 × -2 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 10/4 2.5 आ जाएगा, 2.5। तो क्या सर ऑक्सीजन स्टेट 2.5 आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको बात बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 कंसीडर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जी? -2.37। आयरन +3 का कितना बेटा? +0.77। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही उसने पूछा था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, तो आपको सामने समझ आ गया कि आयरन जंक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात लिखी हुई है कि टॉप से बॉटम की तरफ जब आप जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी, यानी नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और बिल्कुल टॉप वाले रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एक रिएक्शन लिखा हुआ जो मैंने बिल्कुल टॉप पर आपके लिए लिख दिया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वो कहता है कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। जी हां ये रेडॉक्स रिएक्शन है, नजर आ रहा है आपको वाज़ेह तौर पर, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हां ये देखिए ऑक्सीजन आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और आयरन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। मेटालिक आयरन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जी हां बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है। डेल्टा में लिखा है मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू +3, ऐसा नहीं हो रहा। ये मेटालिक आयरन है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेटालिक आयरन +3 में ऑक्सीडाइज होकर जा रहा है। देयरफॉर डेल्टा स्टेटमेंट ही गलत है, यानी गलत ही पूछा था उसने, वही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या निकला बच्चों? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखकर बच्चों को ऐसा लगा या ऐसा लगता है बच्चों को कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी हमें पढ़ानी चाहिए। बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन यूएचएस के कोर्स आउटलाइन का हिस्सा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं कि बैलेंसिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो एक जस्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए दो रिएक्शन दिए गए हैं और एक रिएक्शन आपको नजर आ रहा है रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। पता कैसे चलेगा? बहुत आसान सी बात है, दो क्राइटेरिया दोनों से पता चल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पर लिखे हुए तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पर लिखे हुए तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये देखिए क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिडक्शन चल रही है। Sn +2 ऑक्सीजन स्टेट से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन चल रही है। बहुत आसान। अब जस्ट उसने ये पूछा कि फॉर 1 मोल ऑफ Sn हाउ मेनी मोल ऑफ क्रोमियम आर रिक्वायर्ड। ये जो Cr2O7 लिखा हुआ है इसके कितने मोल रिक्वायर्ड है अगर रिएक्शन हमने बैलेंस करना हो? तो बड़ी आसान सी बात है। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 1/3 आ जाएगा।
यहाँ 14/3 आ जाएगा, या 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर दिस रिएक्शन अगर हम एक दूसरे को टाइट्रेट कर रहे हैं तो Sn पॉजिटिव 2 के 1 मोल के लिए Cr2O7 2 नेगेटिव के 1/3 मोल्स चाहिए, तब मुकम्मल टाइट्रेशन हो जाएगी। द आंसर इज 1/3 मोल, और 1/3 मोल कहां लिखा हुआ है बेटा? बीटा में लिखा हुआ है। देयरफॉर आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 25 द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 26 द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, और वो कह रहा है कि इनसे मिलके जो सेल बनेगा उसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। वेरी सिंपल, द फार्मूला इज E नॉट सेल इज इक्वल टू EX प्लस EY। सर आपने x को पहले और y को बाद में क्यों लिखा? बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको पहले लिखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको बाद में लिखना है, और रिडक्शन पोटेंशियल वाले का साइन चेंज करके इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 1.36 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, तो इसको साइन को चेंज किया प्लस 44, तो सेल पोटेंशियल कितना आ गया? 1.80। जस्ट ऐड करना, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं, ठीक है। देयरफॉर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 26 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26 द आंसर इज डेल्टा 1.80। क्वेश्चन नंबर 27 फॉलोइंग इज द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फ्यूल सेल। आप जानते हैं कि हाइड्रोजीन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, N2 और 2H2 बनता है। आप देखिए N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? -2, और ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? N2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हर नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब N2 बन रहा है, क्योंकि ये जो N2 के ऊपर -2 लगा हुआ है ये एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक नाइट्रोजन एटम की, ठीक हो गया। तो 2 नाइट्रोजन एटम की कितनी होगी? -4। अगर वो N2 में कन्वर्ट होगा तो एक के हिसाब से फिर आंसर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी हर नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब न्यूट्रल नाइट्रोजन डेवलप हो रही है। द आंसर इज 27 क्वेश्चन 4D। क्वेश्चन नंबर 27 द आंसर इज 4D। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गैल्वेनिक सेल। बेटा गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन लगाया जाता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया जाता है, बिकॉज जो एनोड होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर है, जबकि कैथोड जो इंसान है वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूमर है। इलेक्ट्रॉन कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए उसको पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है। देयरफॉर इट हैज द पॉजिटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या निकला हमारे पास? बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 द रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज नॉट यूज्ड इन द फ्यूल सेल आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, अमोनिया आप जानते हैं फ्यूल सेल में इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन भी इस्तेमाल हो रही है, मीथेन भी इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है C4H5N। अल्लाह बेहतर जानता है कौन सा कंपाउंड है, लेकिन ये वहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे सिलेबस में 4 गिवन है, एक हाइड्रोजन, एक अमोनिया, एक हाइड्रोजन और एक मीथेन, और उसने ये नहीं कहा कि जनाब दुनिया जान का हर कंपाउंड यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये 4 वहां पर इस्तेमाल होते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी बतौर एनोड्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या निकला बेटा? C4H5N यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, द सेल इन व्हिच अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो पहले लिखा हुआ वोल्टाइक सेल, ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इस्तेमाल करता है। बीटा में लिखा हुआ है नीकैट बैटरी, तो नीकैट बैटरी में भी बेटा क्या होता है जी, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, और ये भी एक आप कह लेंगे गैल्वेनिक सेल टाइप की। फ्यूल सेल, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। डाउन सेल, डाउन सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। देयरफॉर हमारा आंसर क्या निकला क्वेश्चन नंबर 30 का? डाउन सेल यानी 4D। ये था बेटा यूनिट नंबर 6 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का टेस्ट का डिस्कशन। उम्मीद है कि आपकी टेस्ट की डिस्कशन कामयाब रही होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।